अच्छा, ये जो ख्याल था कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग अजनबी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। कभी कभार अजनबी भी हमारी ज़िंदगी को रोक लगाते हैं और हमें धचके पहुंचाते हैं, हमें ऐसे धक्के लगते हैं कि हमें संभलने में बड़ी मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात हम जान से हाथ धो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हकीकी ख़तरा दूर पार उफ़क़ के उस पार रहने वाले अजनबियों से नहीं होता, बल्कि ऐन उसी छत के नीचे जहाँ हम रहते हैं रहने वाले किसी भाई से या खामद से, या हत्ता कि बीवी से भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ख़तरात जो हैं वो खामद से बीवी को होते हैं। माँ बाप को अगर घर में अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी है, तो जो डिसरप्टिव बिहेवियर करने वाला नौजवान है, जो नशा करता है या दिमागी मरीज़ है, तो कोई ना कोई आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा जिसमें आप कोई स्टैंड लें और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्राइसिस किस किस्म का पैदा करेगा। और तीसरे नंबर पर आप फिर बंदोबस्त करें कि उस क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने के लिए, क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए आपको किस किस किस्म के इक़दामात करने की ज़रूरत होगी। बात करने के लिए जो इल्म चाहिए उसको कहते हैं असर्टिवनेस। उसकी और प्रैक्टिकल शक्ल है जिसे क्रूशल कन्वर्सेशन कहते हैं, कि मुश्किल बंदे से मुश्किल मौके पर जो मुश्किल बातें हैं वो कैसे करें। अच्छा, फिर क्रूशल कन्फ्रंटेशन सीख सकते हैं आप, कि जब कोई आपसे वादा करके तोड़ता है तो कैसे बात करते हैं, जब आपकी एक्सपेक्टेशन जो है कोई पूरी नहीं करता तो कैसे बात करते हैं। फिर इसके ऊपर भी एक है कि आप निगोशिएट करते हैं, आप साइकोडायनेमिक्स देखते हैं उसके, कि मज़ाकरात करते हैं आप। मज़ाकरात एक दो तरफ़ा चीज़ है जिसमें आप बात सुनते हैं, फिर आप बात करते हैं, फिर आप जवाब सुनते हैं, फिर आप बात करते हैं। और अगर कोई आपकी बात ना सुने और अपनी बात सुनाना चाहता है तो फिर आप खामोशी से बात सुनते हैं, उसके खामोश होने का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि जो लोग डिसरप्टिव बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर्स करते हैं, अगर आप उनकी बात सुन लें तो वो तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किस तरह से अपने ही प्यारों से कई दफ़ा हम डरने लगते हैं, कई दफ़ा उन्हीं का हम निशाना बन जाते हैं, कई दफ़ा वही हमें धमकियां देने लगते हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि जिन पत्तों पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। डॉक्टर सदाकत अली मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नदीम नूर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मिस शुमाइला बतूल यहाँ पे मौजूद हैं। इधर में सामना नवाज़ हैं और हमारे कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर अमानुल्लाह। एक इजाफ़ा जो है वो हमारे आपको थोड़ी देर में हम मुलाकात भी कराएंगे। हमारे पास सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ भी। जब अपने ही घर में टेररिस्ट कह लीजिए, घुसपैठिए कह लीजिए, या अपने ही लव्ड वंस जो हैं वही एक अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे एतबार करें, किस पे एतबार ना करें, किससे हमें ख़तरा है। ये जो सिनेरियो है और ये जो बीमारी में हमें नज़र आता है, ज़रा इसकी गिरहें खोलिए। हम हमेशा सोचते थे कि घरों में जो हमारे साथ लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे औलाद है या हमारे बहन भाई हैं या हमारे घर के जो मुलाज़म हैं, तो ये बहुत एक सेफ़ लोग हैं और इनसे हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा बाहर दूर अजनबियों से है, जो कभी कभी घर से बाहर हमें नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते और कभी हमारे घर में भी आके घुस के हमारे नुकसान का बायस वो बन सकते हैं। अभी कोई 40-50 साल पहले दुनिया में ऐसा आम देखने में नहीं आता था कि घर के अफराद एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँ। आज भी गांव देहात में घर के अफराद एक दूसरे को उस तरह तकलीफ़ नहीं पहुँचाते जिस तरह शहरों में लोग, मॉडर्न आबादियों में पढ़े लिखे लोग और बहुत बज़ाहिर खुशहाल लोग हैं, जिनके घरों में दोज़ख का समा बना होता है जब कोई एक फैमिली मेम्बर अपने बिगाड़ की वजह से या किसी नशे के ज़ेर असर या फिर किसी असाबी यानी दिमागी आर्ज़े की वजह से हमारी जान का दुश्मन हो जाता है और बाज़ औक़ात तो ख़ुद अपनी जान का दुश्मन हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि उसको हम कैसे डील करें, हम उसके साथ क्या करें जब वो धमकियाँ देता है और उसका मकसद ये होता है कि मुझे खुल खेलने दिया जाए, मुझे नशा करने दिया जाए, मैं रात को 2 बजे घर आऊँ तो मुझे पूछा ना जाए, मुझे रुपए पैसे की रेल पेल हो, जो मैं मांगूँ मुझे मिल जाए। और
ये एक टूल होता है जो बदअमनी का एक दिखा के रुख वो अपनी मनमानी करना चाहता है। तो अहले खाना क्या करें, वो आप बहुत बेबसी महसूस करते हैं, वो डरते हैं कि मुलाजमों को पता चलेगा तो क्या होगा, लिहाजा वो खामोशी से दब के बात मानते हैं। या वो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो हमसाए क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या फिर कोई रिश्तेदारों तक बात पहुंचेगी या अहले मोहल्ला तक बात पहुंचेगी तो हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो इस डर से वो एक खामोशी से गुजारा कर रहे होते हैं। ये जो ख्याल था कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग अजनबी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। कभी कभार अजनबी भी हमारी ज़िंदगी को रोक लगाते हैं और हमें धचके पहुंचाते हैं, हमें ऐसे धक्के लगते हैं कि हमें संभलने में बड़ी मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात हम जान से हाथ धो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हकीकी ख़तरा दूर पार उफ़क़ के उस पार रहने वाले अजनबियों से नहीं होता, बल्कि ऐन उसी छत के नीचे जहाँ हम रहते हैं रहने वाले किसी भाई से या खामद से, या हत्ता कि बीवी से भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ख़तरात जो हैं वो खामद से बीवी को होते हैं। अब देखते हैं, खामद बीवी पे हाथ उठाते हैं, बेदरेग हाथ उठाते हैं, और बज़ाहिर खामद बीवी का निगहबान होता है, लेकिन कोई ऐसी तलख़ सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जिसमें गुस्से से आपे में बाहर होके या शराब के नशे में या किसी और वजह से लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जो कि बहुत तकलीफ़ दे होती है। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि जो लोग भी हमारी ज़िंदगी में करीब के लोग हैं तो उनकी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो हमें संजीदगी से ये सोचना चाहिए कि हमें उनमें से किसी से कोई ख़तरा तो दरपेश नहीं, इस बिना पे कि कोई बिगड़ा हुआ है या जायदाद का लालच रखता है। घरों में जायदाद के बंटवारों के मसले भी होते हैं और उससे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और या कोई खामद से बीवी को ख़तरा तो नहीं है, क्या उसकी हिस्ट्री है मारपीट की, और मारपीट के बाद वो कहता है मैं प्यार बहुत करता हूँ। नॉर्मली जब कोई बीवी किसी खामद के हाथों पिटती है तो बाद में फिर खामद क्या करता है? ज़ाहिर सी बात है, अनडू करने के लिए शॉपिंग या कोई इस तरह की कोई कॉम्पनसेटरी बिहेवियर होता है। माफ़ी मांगे या ना मांगे उनको कोई, अच्छा, तो माफ़ी मांगे तो बीवी को क्या करना चाहिए जब वो कहे कि अच्छा मैंने तुम्हें मारा है, तुम्हें पता ही है मैं तो प्यार तुमसे बहुत प्यार तो सिर्फ तुमसे करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ, so that's why मारता हूँ। और उसकी वजह से बीवी को फिर उस जवाबन उतना मानना चाहिए क्योंकि वो भी तो प्यार करती है। अच्छा, तो क्या बीवी को कहना चाहिए कि मतलब ठीक है मैंने माफ़ी कबूल कर ली, तो अगर माफ़ी कबूल हो जाएगी तो बीवी को कोई फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है बीवी को कहना चाहिए कि मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बदले हुए रवैये की ज़रूरत है। या खामद कहता है कि वो क्या कह रही थी, तुम जेवरात का सेट चाहिए या लॉन का सूट चाहिए या फलां चीज़, तो क्यों ना आज हम जेवरात का सेट लेने चले। तो बीवी को क्या कहना चाहिए कि नहीं आज मुनासिब नहीं है, फिर कभी। सर ये बात आप जो कह रहे हैं प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर जो ह्यूमन सिक बिहेवियर्स हैं उनकी कोई उनके पैरामीटर्स नहीं है। मिसाल के तौर पे लालच बुरी बलाई सुनते आए, अब उसको ऐसी कंडीशनिंग हो गई कंडीशनिंग कि मुझे मार पड़ती है, ये बच्चों में भी हो जाता है सर, मुझे मार पड़ती है, मार पड़ने के बाद मुझे मनाया जाता है, मनाने का मुझे बड़ा भारी इवज़ मिलता है, मार खा, और मोहब्बत की रीइटरेशन हो जाती है, एक दफ़ा फिर सनद हो जाती है कि मेरा खामद कितना प्यार करता है, और फिर कोई शॉपिंग हो जाती है। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो साइकिल नए सिरे से फिर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये रीइंफोर्स हो गया मामला एक दफ़ा, और फिर 2-4 दिन अच्छे गुजरते हैं, ये साइकिल का इब्तदाई हिस्सा है। उसके बाद फिर कुड़कुड़ शुरू होती है, फिर माथे पे त्योड़ियाँ आती हैं, फिर रूड बिहेवियर होता है, फिर घूरियाँ धमकियाँ, और फिर ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, मार पिटाई होती है। उसके बाद नील पड़ते हैं, चोटें लगती हैं, और फिर कोई गिल्टी फील करता है और फिर कहता है तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। पहली बात तो यह है कि ऐसे मौक़ों पे जब कोई अपने प्यार का इजहार करता है तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, आप समझते हैं, आप बताते हैं कि ये जो सलूक आप करते हैं इसकी रोशनी में प्यार की कोई रमक जो है वो नहीं पाई जाती,
और कहता है नहीं मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे माफ़ कर दो तो आइंदा मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो उसका जवाब ये है कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी से मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती और आप मुझसे माफ़ी ना मांगें, लेकिन मेरा इस चीज़ पे एम्फेसिस है या ज़ोर है कि आप आइंदा ऐसा रवैया ना करें। वो कहता है अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन तुम एक दफ़ा माफ़ कर दो। और बाज़ औक़ात तो जब माफ़ नहीं करती बीवी और 2-4 दफ़ा वो कहता है माफ़ कर दो, तो फिर एक पिटाई और हो सकती है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो थोड़ा समझने की है। और फिर जब वो कहता है शॉपिंग करने चलते हैं या वो जेवर का सेट जो तुमने कहा था वो बड़ा पसंद आया, तो अब बोले कि आज नहीं, इस मौके पे नहीं, मैं फिर किसी वक्त आपको याद दिलाऊंगी मुनासिब मौके पे, तो फिर इंशाल्लाह जेवर का सेट भी लेंगे। लेकिन एक और बात भी मैं चलते चलते कहूँ कि अगर कभी भी खामद कहे कि मैं तुम्हें मारूँगा, तो आगे से उसको बिल्कुल चैलेंज मत करें कि हाँ तुम मार के दिखाओ, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं। कि ख़वातीन कहती हैं मेरे 6 भरा नहीं एडे बड़े मार के वहाँ, तो उस वक्त मौजूद नहीं होते, वो मौजूद नहीं होते। और वैसे भी भाइयों को जब नौबत पहुँचती है बताने की, तो वो कहते हैं हमारे बहनोई हैं खैर से, तो उनसे कार्य चाहिए कर। हाँ, फिर यह है कि ज़्यादातर मर्द समझते हैं कि ये कोई नहीं है, उनका कोई हक होता है। तो मैं बता दूंगा किसी मर्द का कोई हक नहीं होता कि वो अपनी बीवी पे हाथ उठाए, वैसे वर्षा बीवी का भी हक नहीं होता कि खामद पे हाथ उठाए, और भाइयों का भी कोई हक नहीं होता। करंटली तो ये ट्रेंड आ रहा है, वाइफ्स भी, और मतलब हाँ आजकल तो करंटली तो हमने देखा है कि तब्दीली आ रही है कि दोनों तरफ से मतलब ये हो जाता है। लेकिन मैं बताऊँ कि भाई का भाई पे हाथ उठाने का भी हक नहीं, माँ बाप का औलाद पे हाथ उठाने का हक भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बड़ा है, आपकी बात समझ सकता है, तो हाथ उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर बच्चा अभी बहुत छोटा है, जैसे 1 साल का है और बातचीत नहीं समझ सकता, तो फिर तो मेरा ख्याल है हाथ उठाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और अपने इंसान होने का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इंसानों को लड़ने की बजाय बेहतरीन ऑप्शन पे जाना चाहिए, और बेहतरीन ऑप्शन जो है वो बातचीत करना। तो छोटे बच्चों पे भी नहीं हाथ उठाना चाहिए क्योंकि वो बात समझते नहीं हैं, और बीवी बड़ी पे भी नहीं हाथ उठाना चाहिए क्योंकि वो भी बात नहीं समझती। हाँ, तो अगर बहुत हाथ उठाने की जी चाहे तो बाहर जाएं, कोई बॉक्सर हो, चैंपियन हो, कोई पहलवान हो, कोई जूडो कराटे का माहिर हो, एसपी सिटी हो, या कोई भारी डीपीओ हो, तो उसको उसके ऊपर हाथ उठाएं, फिर देखें क्या होता है। तो फिर देखें कि आपको यानी पक्का पता चल जाएगा कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम। अगर तजर्बे से ही आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर मानुल्लाह, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं? राइट फोरम पे ये सब करना चाहिए ताकि आगे से राइट फोरम पर फाइटिंग करनी चाहिए। जैसे आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस की एक शक्ल का जिक्र किया जिसमें मर्द हज़रात ख़वातीन पर हाथ उठाते हैं, तो इसी तरह हमें घरों में मैं नशे की बीमारी के तनाजुर में भी कुछ बात करना चाहूँगा। इसी तरह आम तौर पर नशे के मरीज़ की तबीयत में बीमारी के बढ़ते ही बहुत ही एग्रेशन और धौंस धांधली और अपनी बात मनवाने के लिए एग्रेशन का इस्तेमाल, जिसमें दरवाज़ों को बैंग करना या गाड़ी को ठुड्डा मारना या ऊंची आवाज़ करना, ये तो आम है ही। लेकिन जब उनकी ज़रूरतें और उनकी मजबूरियां और बढ़ती हैं, जब उन्हें अपने नशे का गोरख धंधा चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत होती है, तो दे रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मीन्स टू। इसमें घर वालों के साथ तो जो धौंस धांधली है वो होती है। कभी कभार बात मनवाने के लिए घरेलू चीज़ों का टूट जाना भी हम देखते हैं कि ये चीज़ें भी रिपोर्टेड होती हैं। शीशों का टूट जाना आम बात है, गाड़ी के शीशों का तोड़ देना आम बात है। तो ऐसे मौके पर फिर क्या किया जाए? टू बिगिन विद कि एक तो वक्ती तौर पर वो मामला रफ़ा दफ़ा ना हो जाए, जैसे आपने कुछ देर पहले बात कही कि अगर मकसद वक्ती तौर पर गिल्ट से छुटकारा हासिल करना है तो उसका रास्ता तो कोई और है ना, फिर शॉपिंग है या रिवॉर्ड। तो नौबत यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए कि घर के अफराद के दरमियान तबादला ख्यालात के अलावा कुछ हो। बातचीत होनी चाहिए
और फौरी के फौरी होनी चाहिए, क्योंकि जो बात आप ठंडे माहौल में नहीं कर सकते वो फिर आप गर्म माहौल में भी ना करें। बाज़ औक़ात हम लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी वजह से गुस्सा खूब जमा हो जाए और उस गुस्से की एनर्जी से फिर हम इतना इनिशिएटिव अपने अंदर पाते हैं कि हम अपने पुराने गिले शिकवे भी निकाल के लाते हैं और उनको बड़े ज़ोरदार और हार्श तरीक़ों से बताते हैं। लेकिन जो लोग भी नशा करते हैं, क्योंकि नशा करने से इंसान की जो वैल्यूज़ हैं वो पस मंज़र में चली जाती हैं, क़वाइद व ज़वाबित सारे पस मंज़र में चले जाते हैं, अखलाकियात सारी अंधेरों में गुम हो जाती है। नशा करने से खुल खेलने को दिल करता है, और जब अहले खाना नशे में रुकावटें डालते हैं तो फिर उसका हल नशा करने वाले इस तरह तलाश करते हैं कि वो बदअमनी फैलाते हैं, वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, वो एग्रेशन शो करते हैं, वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ब्लेम गेम में पड़ते हैं और ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि अहले खाना आफ़ियत इसी में समझते हैं कि जो ये करता है इसको करने दिया जाए, और काफ़ी दिन सब्र करते हैं। लेकिन फिर सब्र का पैमाना एक दिन लबरेज़ हो जाता है, तो फिर उसको जब कन्फ्रंट करते हैं तो वो फिर कोई बड़ा काम करता है, वो फर्नीचर उल्टा देता है, वो मोबाइल उठा के फेंकता है, वो पर्दे खींच के तोड़ देता है, शीशे तोड़ देता है, दरवाज़ों को ठुड्डे मारता है, एक मासूम बिल्ली बीच में आ जाए तो एक ठुड्डा उसको भी पड़ जाता है। तो ऐसे में घर वाले फिर सहम जाते हैं और कुछ अरसे के लिए वो खामोशी से उसको जो वो करता है वो करने देते हैं। और आपके ख्याल में घर वाले ऐसे मौके पे जब कोई तोड़ फोड़ करके फारिग होता है तो फिर अहले खाना आमतौर पर क्या करते हैं भला? उसकी दिलजोई करने की कोशिश करते हैं, उसको विन बैक करने, कुछ उसको कभी पलूते नहीं, वो उस सीन को उसको जल्दी समेटने की कोशिश करते हैं, सो दैट द डैमेज इज कंट्रोल एंड काइंड ऑफ जो भी नजर आ रहा है उसका जल्दी ये भी तो धक्का होता है ना कि इस्लाम में अगर कोई आ जाए, घरों में आने जाने वालों का, मेहमानों का और रिश्तेदारों का भी तो आना जाना होता है। तो मुझे बताइए इसकी एडवांटेज फिर कौन लेता है? जिसने किया है। लेकिन फ़र्ज़ करें आप ऐसा सोचते हैं कि इसने जो ये तोड़फोड़ की है अपने गुस्से के दौरान और गुस्से का मुजाहरा करते हुए, तो ये गुस्सा तो इसका कायम नहीं रहेगा, और आधी रात को ये वाक़या हुआ है तो सुबह जब ये अलस सुबह यानी 3 PM पे सो के उठेगा, ऐसे लोगों की अलस सुबह 3 बजे से पहर होती है, तो फिर ये इस मंज़र को देख के तो कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस करेगा। अच्छा, अब इसमें आपको 2-3 रिस्क लेने पड़ते हैं कि घर के मुलाजम सुबह जब आते हैं तो वो देखेंगे कि ये तोड़ फोड़ हुई है, और अगर कोई हमसायगी में से कोई आएगा तो वो देखेगा, रिश्तेदारों में से कोई आएगा तो वो देखेगा। तो बाज़ औक़ात अहले खाना फिर इस शेम की वजह से वो रात को ही तेज़ी से सब कुछ समेट के उसके नकूश मिटा के नॉर्मलाइज करके तो फिर सोते हैं। तो ये ठीक तरीका नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर वो तोड़ फोड़ का जो सारा एक एविडेंस है वो अपनी जगह, क्राइम सीन जो है वो पूरी तरह महफूज होता है, तो आप यकीन करें कि पहले दिन या दूसरे दिन वो जिसने तोड़ फोड़ की थी वो दाएं बाएं देख के कि कोई देख तो नहीं रहा, वो ख़ुद ही सारी समेटा समाटी कर देता है और आइंदा के लिए तहैया करता है कि ये आथापाई या डिसरप्टिव बिहेवियर से वो बाज आ जाए। और जब एक दफ़ा कोई ऐसा करता है तो फिर उसके नकूश जहन में बाकी रहने चाहिए कि ये बड़ा नामुनासिब रवैया था, और आप फिर दोबारा उससे बात ही करते हैं। फिर ये नहीं होता कि आप बात नहीं करते, क्योंकि अगर किसी ने पिछली रात डिसरप्टिव बिहेवियर किया था जी और अगले दोपहर आप उसे कन्फ्रंट करते हैं या बातचीत करते हैं तो घर वालों का ख्याल होता है कि वो फिर ऐसा ही करेगा, जबकि साइंस कहती है कि जब ऐसे रवैयों का कोई शख्स मुजाहरा करता है तो फिर अगले दफ़ा ऐसे रवैये का मुजाहरा करने के लिए कुछ डेफिनेट वक्फा गुजरना ज़रूरी है। इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, या रिफ्रैक्टरी पीरियड हम कहते हैं, कि कोई बंदा जब एक दफ़ा ऐसे रवैयों का मुजाहरा करता है तो अगले 2, 4, 5 दिन में उसका दोबारा ऐसे रवैयों का मुजाहरा करने का इम्कान नहीं होता। लिहाजा फिर आप उससे बात करते हैं और आप कोई नए सिरे से रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। आप खुद भी आपे से बाहर नहीं होते और आप बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं और उसको सिंक इन होने देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे हों ही नहीं
तो फिर आप ऐसे हादसों का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते तो क्राइसिस हमारी तरफ बढ़ रहे होते हैं, और जब क्राइसिस हमें हिट करता है तो उस वक्त हम तैयार नहीं होते। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि हम खुद क्राइसिस क्रिएट करें? अगर हमें पता है कि हमारे घर में कोई नशे का मरीज़ है, कोई शराब या चरस या किसी किस्म के नशे करके अपनी और हमारी ज़िंदगी को ख़राब बना रहा है, तो हमें ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि किसी दिन शीशे टूटे या वो गाड़ी का एक्सीडेंट करे या वो पुलिस में जा फंसे या वो किसी से उधार ले और वो दरवाज़े पे दस्तक दे जिसने उधार दिया था। हम फिर पहले से खुद प्लान करते हैं कि उससे खुल के बात की जाए और एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए कोई स्टैंड लेने से, क्योंकि जब हम स्टैंड लेते हैं तो जिसके सामने हम स्टैंड लेते हैं तो वो क्राइसिस पैदा करता है। अच्छा, जब वो क्राइसिस पैदा करता है तो चूंकि स्टैंड हमने लिया था और क्राइसिस वो पैदा करता है, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उस क्राइसिस को अब मैनेज भी करें, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि जब हम ये स्टैंड लेंगे तो वो क्राइसिस पैदा करेगा जिसकी जुजियात ये होंगी, नंबर 1 वो ये करेगा, नंबर 2 वो ये करेगा, नंबर 3 वो ये करेगा। और वो हम पहले अहले खाना मिल के बैठते हैं कि हमें ये स्टैंड लेना है। जैसे कि वो स्टैंड आप इस तरह का ले सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बेटा है जो नशा करता है और रात को 12-1 बजे घर वापस आता है, फिर 4-5 बजे सवेरे सोता है, फिर दोपहर 2-3-4 बजे उठता है, फिर तैयार होके तो घर की अच्छी गाड़ी लेके वो दोस्तों के साथ चला जाता है नशा करने। तो अहले खाना स्टैंड ले सकते हैं कि तुम ये गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अमूमन गाड़ी किसी बोनाफाइड मकसद के लिए लेके दी होती है, जैसे तालीम या नौकरी, और वो ये दोनों चीज़ें छोड़ चुका होता है। तो आप स्टैंड लेते हैं कि ये गाड़ी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, और फिर अहले खाना सर जोड़ के बैठते हैं कि जब हम ये स्टैंड लेंगे तो जवाबन वो क्राइसिस पैदा करेगा। और वो क्या होगा? मसलन वो क्राइसिस क्या हो सकता है? लड़ाई हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, ठीक, दरवाज़ों को ठुड्डे मार सकता है, बुरी बातें वो धमकियाँ दे सकता है, वो जान से मारने की धमकियाँ दे सकता है। तो आप उसको बुलेट्स की शक्ल में लिख लेते हैं। जैसे अगर आप किसी फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं और आप की शूटिंग में हीरो हीरोइन जैसे हैं किसी जगह मौजूद और वहाँ आपने बताना है कि आग लग गई है, तो आपने शूटिंग करनी है जिसमें आपने जाहिर करना है कि हीरो हीरोइन दोनों ही मर गए। तो क्या शूटिंग में आप वाकई अपने हीरो हीरोइन को मार देंगे या उनके बचाने का बीच में कोई दरपर्दा आप रास्ता रखेंगे? असल में तो रास्ता रखेंगे, मगर वहाँ पे शो करेंगे और पहले से लिखा होता है सीन नंबर 203, उसमें ये प्रॉप्स होंगी, ये करैक्टर्स होंगे, इस और अगर आग लगनी है तो फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त होगा और एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारी चीज़ें होंगी ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। जैसे दरिया का सीन या समंदर का सीन होगा या पहाड़ी होगा, तो जैसे शूटिंग करते हुए आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि सीन का ये तकाजा है। तो घरों में भी जब ऐसे माहौल बन जाते हैं जिसमें कोई बंदा वक्तन फ़वक्तन क्राइसिस पैदा करता है, तो आप उस क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ बंदोबस्त करके रखते हैं। और बंदोबस्त करने से पहले आपको क्राइसिस की एग्जैक्ट प्रिसाइज नेचर का पता होना चाहिए कि ये वो चीज़ करेगा। माँ बाप की रिट नहीं है तो घर का नज़्म व नस्क नहीं रह सकता, माँ बाप की हैसियत भी ख़तरे में होगी। तो माँ बाप को अगर घर में अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी है तो जो डिसरप्टिव बिहेवियर करने वाला नौजवान है, जो नशा करता है या दिमागी मरीज़ है, तो कोई ना कोई आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा जिसमें आप कोई स्टैंड लें और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्राइसिस किस किस्म का पैदा करेगा। और तीसरे नंबर पर आप फिर बंदोबस्त करें कि उस क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने के लिए, क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए आपको किस किस किस्म के इक़दामात करने की ज़रूरत होगी और किस किस की मदद की ज़रूरत होगी। जैसे कि कोई उसका तगड़ा कज़न नौजवान का या 2-3 तगड़े कज़न हों जो कि उसको डिसरप्टिव बिहेवियर से फ़िज़िकली रोक सकें, या कोई आपके अजीज़ो कारब जैसे कि आपका भाई बहन जो उसके मामा, चचा या फूफो या कोई और लोग जो हैं, तो उनकी मदद भी ली जा सकती है अगर हमारे ये रिश्तेदार हमारी इन मुश्किलात में
काम नहीं आ सकते, तो फिर क्या वो सिर्फ शादी ब्याह और वलीमों पे ढोलकी बजाने के लिए तो नहीं है। लेकिन फैमिलीज डरती हैं, मतलब जैसे आपने कहा चचा फूफो ताया, इनको तो इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते, वो तो ये शो करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर आप 15 के रिकॉर्ड देख लें, जो लोग कॉल करते हैं और अपने अहले खाना के हाथों परेशानियों का जिक्र करते हैं और पुलिस की मदद तलब करते हैं, तो आपको इतने बड़े अदादो शुमार सामने आएंगे कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। और ये बहुत महज़ब तरीका है और महज़ब मुल्कों का तरीका है, महज़ब मुआशरों का तरीका है कि घर में हाथापाई तक नौबत ना पहुँचे, और अगर कोई शख्स तजावज़ करता है तो आप 15 पे या इस तरह की किसी लाइन पे कॉल करते हैं और आप बताते हैं कि आपके घर में आपको, आपकी इज़्ज़त को, आपके जान व माल को ये ख़तरा लाहक है, और फिर ये उनके ऊपर छोड़ते हैं कि वो उस मसले को कैसे हल करें। घरों में अक्सर व बेशतर हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में कि जो नौजवान नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो अपने माँ बाप की जान के दुश्मन बने होते हैं। वो माँ बाप को खुलेआम धमकियाँ देते हैं और वालिदैन उन धमकियों को एक लाडले बेटे की धमकी समझ के इग्नोर करते हैं। ये आई थिंक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर हमारा ख्याल है कि कत्ल गारत सिर्फ बाहर के लोगों के हाथों होती है तो अदाद शुमार इससे इत्तफाक नहीं करते। दुनिया में हर साल 5 लाख लोग मर्डर होते हैं और उनमें से कम से कम 4.5 लाख लोग जो होते हैं वो करीबी अजीज़ों अकारब के हाथों मर्डर होते हैं। और 5 लाख लोग जहाँ मर्डर होते हैं तो 10 लाख लोग दुनिया में अपने हाथों अपनी जान ले लेते हैं। यानी अगर लोग अपने हाथों अपनी जान ले सकते हैं तो इसमें कौन से तअज्जुब की बात है कि वो किसी दूसरे की जान ले लेते हैं, जो उनका भाई हो सकता है या रिश्तेदार हो सकता है। सो वो जो हम सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात कर रहे थे, ख़ास जो अपने घर के लोग होते हैं जिनसे हमें बड़े हकीकी ख़तरात हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि हों, मैं कोई पैरानोया क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप चेकिंग कर सकते हैं, आप असेस कर सकते हैं कि आपके अहले खाना गुस्से के कैसे हैं, क्या आपके अहले खाना धमकियाँ देते हैं या नहीं देते, क्या वो आपको कहते हैं कि वो बहुत बुरे हैं और उनसे बुरा कोई ना होगा, जैसे लोग फ़ख्र से कहते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं हाथ उठाऊँगा, अगर तुमने ये किया तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। जब कोई कहता है कि फिर कोई मुझसे बुरा ना होगा तो आप उसकी बात के ऊपर पूरा यकीन कर लें, क्योंकि ये ख़राब ज़हनी सेहत की अलामत है कि इंसान अपने बारे में गलत मनफी जंकी प्राइड का इजहार करे कि वो बहुत गुस्से वाला है या वो बहुत ख़तरनाक है। अगर वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, कोई आपको धमकियां देता है, तो आप इस बात को सरसरी तौर पर न लें। अगर वो ये बाद में कहे कि वो तो मैं गुस्से में था, तो आप इस एक्सक्यूज़ को मानने से इनकार कर दें, क्योंकि जो ख्याल ठंडे में नहीं ज़ाहिर किया जा सकता वो गर्म में ज़ाहिर किया जा सकता है। सो वो ख्याल बहरहाल अंदर मौजूद है। सो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो मौजूद लोग हैं, जो अहले खाना हैं, जो आपके महल्ले में लोग रहते हैं, जो दोस्त अहबाब हैं या आपकी वर्क प्लेस पे आपके साथ काम करते हैं, तो उनकी लिस्ट बना के तो आप उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कर लें। बाय एंड लार्ज जब आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से 80% लोग फौरी तौर पर नज़र आ जाएंगे कि जो बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छे लोग। 16% लोग होंगे जो थोड़ी बहुत आपके साथ छोटी मोटी ज़्यादतियाँ अड़फस कर सकते हैं, आपके हकूक़ को गस्ब कर सकते हैं और आप को तंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन 4% लोग लाजमन मेरी और आपकी ज़िंदगी में होंगे कि जिनसे हमें हकीकी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। जब हम क्लियरली इनको 3 हिस्सों में बांट देते हैं कि 80% बिल्कुल मासूम लोग, तो आपका झुकाव उधर हो जाएगा। फिर 16% लोग जो किसी न किसी मौके पे गुस्से गिले में या किसी भी तंगी में आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, तो उनसे बस ज़रा मोहतात रहिए। लेकिन एक 4% लोग हैं जो जिनके बारे में आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और अपने बचाव की तदाबीर सोच के रखने की ज़रूरत है, जिनसे आपको जिस्मानी दूरी या नफ्सियाती दूरी की ज़रूरत है।
एक मिनट रोक लिया जाए यहाँ पर। इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे क्योंकि हमने काफ़ी लंबी गुफ्तगू कर ली है और हमने आज एक सरप्राइज़ का भी एहतमाम किया है। ये जो सवाल है ये आपने संभाल में तर्किश में तीर की तरह रखना है और आपने नहीं संभालने, आप तर्किश से तीर चलाने शुरू करें। और जो है 4% लोग जो हैं इनसे क्या एहतमाम किया जाए कि इनसे हमें नुकसान ना पहुँचे। हाउस और होम में फ़र्क ये होता है कि घर में हम सेफ्टी महसूस करते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, मगर वहीं पे हमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और मैं सामना नवाज़ आप इस ज़िम्न में डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस के, उन्होंने एक एग्जांपल दी और कि अपने तमाम आसपास के रिश्तों को हमें इस नज़र से देखने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा कल्चर ज़्यादातर लोग ब्लाइंड ट्रस्ट पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कहते हैं कि भाई ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए रिश्तों में। इस तरह की नाप तोल कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा अब अल्लाह ने आंखें दे रखी हैं तो फिर ब्लाइंड ट्रस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि हम ऐसे वाक़यात सुनते रहते हैं। अभी मुझे कल ही एक क्लाइंट बता रहे थे जो बहुत मुश्किल में थे और परेशानी में थे और बहुत अरसा वो दियारे गैर में गुजार के आए थे और परदेश में रहते हुए सख्त मेहनत करके उन्होंने रुपया कमाया और पाकिस्तान भेजते रहे अपने भाई को कि वो एक प्लॉट लेके और फिर उस पर घर बना के तो मुकम्मल करें ताकि वो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आ सकें और यहाँ अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। और कई साल की मेहनत के दौरान उन्होंने बेपनाह सरमाया बाहर से भेजा ताकि उनके लिए एक अच्छा घर तैयार हो, जिसमें ऑब्वियसली वो अपने भाई को पैसा भेज रहे थे तो भाई ने भी साथ ही रहना था। लेकिन जब वो वापस पाकिस्तान पहुँचे तो उन्हें ये सुनकर बड़ा शौक़ लगा कि उनके भाई ने वो जो घर बनाया था वो भाई ने अपनी बीवी के नाम कर दिया। और जब उन्होंने पूछा कि ये आपने क्या किया है तो कहता है कि मुझे अपनी बीवी से प्यार ही बहुत है और उस प्यार की वजह से उन्होंने किया है, तो बाकी आप इसमें रह सकते हैं, आपको रहने से तो नहीं हम रोक रहे। तो भाई ये भाई के खर्चे पे अपनी बीवी से प्यार मैं तो बड़ा यानी कि सजना दे नाल ते नखरे ते वो की कहंदे ने पैसे जड़े ने वो किसी और दे। अच्छा, ये अजीब सी बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते हैं कि फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप भी रह सकते हैं, तो मैंने रहना शुरू कर दिया। लेकिन दिल में रंजिश बड़ी शदीद थी और 2-3 महीने के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए कि फिर वो अपने बीवी बच्चों को लेके ख़ुद ही अलग हो गए और किराए की जगह पे जाके रहने लगे। और आप सोचिए कि कई साल की मेहनत जो उन्होंने किसी और मुल्क में की थी, पाकिस्तान वापसी पर उनको जो धचका लगा वो अपने भाई से लगा। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ऐसी बातें मैं सुनता रहता हूँ। इसी तरह एक और साहब मुझे बता रहे थे कि वो बहुत परेशानी में मुब्तला हैं और उन्होंने बताया कि वो अच्छे भले पाकिस्तान में मरी में कुछ रेस्टोरेंट्स के खाने पीने का जो निज़ाम था उसके वो सुपरवाइज़र थे। मरी में आपको पता है कोई 3000 होटल हैं और बाज़ औक़ात वहाँ खाने का निज़ाम इस तरह चलता है कि 5-6 होटल होते हैं जिनका जो शेफ़ होता है वो एक ही होता है और वो कभी एक होटल में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में जाके निज़ाम चला रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि एक साहब जो साउथ अफ्रीका से आए थे और वहाँ आके मरी में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे थे, तो उनके साथ एक ही दिन में दोस्ती हो गई और अगले दिन उनके साथ मंसूबा बन गया कि वो मरी में जो लोकल बहुत अच्छी मुलाजमत थी उनकी, जिससे वो काफ़ी कमाते थे, यानी 5-6 होटलों से वो कलेक्टिव काफ़ी अच्छा कमाते थे। तो उन्होंने सब जगह से रिज़ाइन दे के तो वो उनके साथ साउथ अफ्रीका चले गए क्योंकि वहाँ उनका रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट के लिए उनको शेफ़ की ज़रूरत थी। और 8-9 महीने तक उन्होंने वहाँ जब काम किया तो उनको एक दिन भी कोई तनख्वाह नहीं दी और खाली लारे लप्पे पे रखा। महीने के बाद नहीं कहा मुझे कुछ पैसे दो? कहते पहले महीने तो मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, अपने घर वाली बात है, अपने इतने अच्छे दोस्त हैं। दूसरे महीने थोड़ा बहुत इशारे कनाए में कहना शुरू किया कि मुझे घर कुछ भेजना है, तो फिर उनका हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, अपने घर वाली गल है। ये आपने कभी बातें सुनी है जो लोग बातें कहते घर वाली गल है? ये जो कॉलोनियल कज़न टॉक इसको हम कहते हैं। जब आप किसी से एक आसान सा सवाल पूछते हैं और वो कोई जवाब नहीं देता,
सही जवाब नहीं देता, कहते कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। तो इस तरह की जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आपके साथ कोई हाथ होने वाला है। सो एक तो है कि दोस्ती फास्ट ट्रैक पे नहीं हो सकती, यानी मोहब्बत भी फास्ट ट्रैक पे नहीं हो सकती। जो मोहब्बत फास्ट ट्रैक पे होती है वो भी क्रैशी होता है। जो फास्ट ट्रैक पे चीज़ें होती हैं कोई वो बहुत बेहतरीन नहीं होती। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, और जब लोगों से आप ताल्लुकात आगे बढ़ाते हैं तो आप उन पे भरोसा करने के लिए कोई ऑब्ज़र्वेबल और मेजरेबल टेस्ट रखते हैं, और इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हैं और इसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं। और कतई तौर पर इसका गलत मतलब ना लें कि आप लोगों पे भरोसा करना छोड़ दें। बाय एंड लार्ज ज़्यादातर एक ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वो जो अच्छे होते हैं लोग, लेकिन बीच बीच में एक आध बंदा जो होता है जिसने तमाशे करने होते हैं, तो आपने उसको पहचानना होता है कि वो आपके मदार में या आपके रडार पे अगर आ जाए तो आपको पता चल जाए। सर मुझे आपकी बात से आपने कहा ना बीच ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं गंदा अंडा। अब सर हम अंडे लेके आते हैं, नहीं सर ऑनेस्टली जब अंडे हम लेके आते हैं ना तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि उनको पानी के एक उसमें रख दें। जो अंडे ऊपर तैरने लगे ना ये गंदे अंडे होते हैं। हैं जी डॉक्टर साहब तुसी भी चेक किया है? जो सही होते हैं वो बॉटम में चले बॉटम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंडिकेटर्स होते हैं, कोई ना कोई टेस्ट होते हैं, कोई लिटमस टेस्ट होते हैं। हमारा एंटना बाज़-औक़ात वो लहरें कैच नहीं कर रहा होता, हम खामखा भरोसे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके मोहल्ले में परचून की दुकान वाला आपको अमेरिका का वीज़ा ऑफ़र करे या ग्रीन कार्ड ऑफ़र करे तो आपको क्या सोचना चाहिए? दाल में काला है, दाल में काला है। तो कभी ना कभी ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर आप अपने जहन से करें कि ये जो दूसरा बंदा ऑफ़र कर रहा है इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू। और लालच बुरी बला होती है, ये महज मुहावरा नहीं है, ये हकीकी ज़िंदगी का किस्सा है। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करते हैं तो उसकी हिफाजत करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे रेपुटेशन हो, चाहे कुछ भी हो। जो आपके असासे हैं वो उनकी हिफाजत करना खुद आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना फिर कहानियाँ हैं सुनाने के लिए जो कि बाकी रह जाती हैं, जो आप दुनिया को सुनाते हैं, और दुनिया ऊपर ऊपर से आपके साथ इजहार अफसोस करती है, लेकिन अंदर अंदर से दुनिया सोचती है कि आप काफ़ी बेवकूफ़ आदमी हैं। टू लिटिल टू लेट हो जाता है। हाँ, तो सर ये जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हमें नज़र आने लग जाते हैं अपने लव्ड वंस से, और जैसे आपने कहा कि कुछ फ़ीसद होते हैं, 4% ऐसे होते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के हम खटक जाएं कि इसका इलाज होना चाहिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? इसका कोई तदारुक भी हो सकता है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें जिससे हमें नुकसान पहुंच रहा है वो भी तो अपना ही है, उसको कैसे बचाएं? बहुत आसान है कि कोई भी रिलेशनशिप जो होता है अगर वो विन विन नहीं है, वो विन लूज़ है, यानी तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर नहीं हैं। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जिसमें तराजू के जो पलड़े हैं उनका झुकाव एक जैसा नहीं होना चाहिए। वन वे ट्रैफिक नहीं होती इस दुनिया में। अगर आप किसी की बात मानते हैं और वो आपकी बात नहीं मानता, मैं जायज़ बातों की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेहरबानी करते हैं और दूसरा मेहरबानी नहीं करता, अगर आप इज़्ज़त करते हैं और दूसरा इज़्ज़त नहीं करता, अगर आप किसी के लिए कोई मेहरबानी का रवैया या काइंडनेस का मुजाहरा करते हैं और दूसरा बिल्कुल नहीं करता, तो फिर आपके लिए ये फ़िक्र का मुकाम है, सोचने का मुकाम है। तो फिर उस पर गौर व फिक्र शुरू कर देना चाहिए कि रिश्ते नाते जो होते हैं ये दो तरफ़ा चीज़ का नाम है। अगर आप किसी को चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता, तो ऐसा ये हो सकता है कि जैसे आप शाहरुख को चाहते हैं और वो आपको नहीं चाह सकता, उसकी मजबूरी को समझें, वो सरहद के उस पार है। लेकिन ऐन घर के अंदर आपके दिल के करीब अगर कोई शख्स है कि जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसका आप ख्याल रखते हैं और वो नहीं रखता, तो किसी बदगुमानी में ना रहें, किसी खुशफहमी में ना रहें, समझ लें कि मामला गड़बड़ है। और इंतज़ार करते रहने की बजाय कि कोई क्राइसिस क्रिएट होगा तो मैं सारे गिले शिकवे करूँगा, आप ठंडे माहौल में बात कर सकते हैं कि आपको ये बात कोफ्त दे रही है या अजियत दे रही है, या आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही,
या आप चाहते हैं कि बराबर के अच्छे रवैये आपके साथ भी किए जाएं, और जब आप ये बात कर लें यानी आवाज़ आप उठा लें तो फिर खामोश हो जाए, फिर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं, हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं। आप दिन में 10 दफ़ा कोई गिला शिकवा कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर उसको समेट सकते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब हम किसी से नुक्ताचीनी करते हैं और उसको लंबा करते हैं और उसके बाद हम उस नुक्ताचीनी को तड़का लगा देते हैं तौहीन अमेज़ रवैये का, कंटेम्पचुअस बिहेवियर का, और फिर कोई छोटा मोटा धमाका होता है और हम खामोशियों में खो जाते हैं और काफ़ी दिन फिर खामोशियाँ रहती हैं, फिर हम भूल भाल जाते हैं, रात गई बात गई वाली बात हो जाती है और फिर नए सिरे से हमें किसी नाखुशगवार तजर्बे में से गुज़रना पड़ता है। किसी सूरत कोई लूज टॉक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक छोटा सा पैगाम आप किसी को ज़रूर दे सकते हैं। और ठंडे में बात करने से डरना नहीं चाहिए। ठंडे माहौल में बात करने से हम इसलिए डरते हैं कि उससे माहौल कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर हमें ऐसा डर है कि हमारे बात करने से माहौल ख़राब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें बात करने का ढंग नहीं आता। वरना जब भी हम बात करें तो या तो हमें उस बात करने से कोई सलूशन मिलना चाहिए, कोई फ़ायदा होना चाहिए, या फिर सूरत हाल जूँ की तू रहे तब भी कोई बात नहीं। यानी सूरत हाल नो प्रॉफिट नो लॉस पे है और आपने बात की है और दूसरे ने सुन ली है और सुनी अनसुनी कर दी है, पर कोई फर्दर नुकसान नहीं हुआ, तो कम अज़ कम आपने बात कर ली या एक दफ़ा बात कर ली। हो सकता है अगली दफ़ा बात करने से फ़ायदा हो। नॉर्मली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। मेरा ख़्याल है कि जब आप अहले खाना से या किसी वर्क प्लेस पे कॉलीग से बात करते हैं तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कम से कम आप 5 दफ़ा बात करेंगे तो उसके नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। आप ये ना सोचें कि आपने एक दफ़ा बात की है तो नतीजा नहीं निकला तो बस मायूसी है। आप दूसरी दफ़ा बात कर सकते हैं और जब आप बात करते हैं तो उसको 1 मिनट के अंदर समेटते हैं। यानी आप किसी से कहते हैं कि मुझे ये गिला शिकवा है, जो 20 सेकंड में आप कहते हैं। फिर आप बताते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपको दुख लगता है या आपको तलखी होती है या आपको बेचैनी होती है या आपको गुस्सा आता है। फिर 20 सेकंड और गए। बाकी के आखिरी 20 सेकंड में आप अपनी प्रेयर, जैसे जजों के सामने नहीं आप प्रेयर करते, जब आप वकला के ज़रिए अदालतों में पेश होते हैं तो आखिर में एक चीज़ होती है प्रेयर, कि आप चाहते क्या हैं। तो आप उसमें बयान करते हैं कि आप ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आइंदा मेरे साथ ऐसा रवैया ना किया जाए और अगर कोई मज़ीद मेहरबानी भी आप फरमा सकें तो मैं मशकूर हूँगा। तो 1 मिनट में ये आपने बात कर दी और जब आप ये बात करते हैं तो दूसरे को थोड़ी गरां गुजरती है, तो फिर उसको आप ठीक भी करते हैं और आप फिर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे माहौल जो है दोबारा शगुफ्ता हो जाता है। अगर आपकी बीवी है या खामद है तो आप उसको कोई छोटा मोटा काम कहते हैं, तो जब ऐसे माहौल के बाद आप किसी को कहते हैं चाय कप चाय तो पिलाओ, तो उससे वो जो गरानी होती है तबीयत की वो ठीक हो जाती है। या आप घर के किसी फ़र्द के साथ बात कर रहे हैं तो फिर आप उन्हें कहते हैं कि चलो टीवी प्रोग्राम देखते हैं या चलो मुझे ज़रा शॉपिंग करने जाना है तो आप मेरे साथ चलें, या आप कोई राय मशवरा तलब करते हैं। क्योंकि जब आप नुक्ताचीनी करते हैं, चाहे वो कितना भी शाइस्तगी से करें, तो दूसरे की इज़्ज़त नफ्स पे थोड़ी चोट लगती है और उस चोट को फिर मरहम देना, उसको सहलाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। पहले लोग बिज़नेस नहीं करते थे, किसी ने किसी को गेहूं दे दिए, उसने उसके बदले में चावल दे दिए, तो वो बार्टर सिस्टम था। और जब फिर बिज़नेस आया तो बिज़नेस की दुनिया में ये लेन देन होता है जिसमें से कोई प्रॉफिटेबिलिटी जन्म लेती है एक बंदे के लिए और ख़िदमात या मज़ा या तसल्ली जन्म लेती है दूसरे बंदे के लिए। तो बेसिकली अगर वो बिज़नेस विन विन हो तो फिर बिज़नेस में कोई बुराई नहीं है। और दुनिया में जो कामयाबी का जो पैमाना है वो लेन देन के हवाले से ऑनेस्ट होने की तरफ है। और जो लोग भी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं उसमें उनमें जो सबसे आला ट्रेट होता है कि वो अपने साथ और दूसरों के साथ बराबर के ऑनेस्ट होते हैं। ना वो ख़ुद को इग्नोर करते हैं, वो ना दूसरों को इग्नोर करते हैं, और वो लेन देन में बिल्कुल तराजू के पलड़े बराबर रखते हैं। चाहे जो मद्दे मुकाबल है
वो कॉन्शियस हो या ना हो, वो अज़ खुद दूसरों के हकूक़ जो हैं देने के लिए तैयार रहते हैं, इससे पहले कि कोई एहतजाज करे और इससे पहले कि किसी को पता चले कि उसके साथ हाथ हुआ है, तो वो ऐसा मौका ही नहीं आने देते। वो हमेशा तराजू के पलड़े बराबर रखते हैं। और अगर हम अपने घरों में ये ख्याल रखें या अपनी वर्क प्लेस पे भी ये ख्याल रखें या मुआशरे में ये ख्याल रखें, तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जिन मुआशरों की तरफ हम रश की नज़र से देखते हैं, वहाँ ऐसा बदरजा उत्तम पाया जाता है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और उसमें ये बिज़नेस वाली बात भी अगर है तो ये बिज़नेस कोई बुरी बात नहीं होती। अभी भी आप देखें कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी निस्बत उन ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा समझा जाता है जो NGOs हैं, जिसमें फंडिंग होती है, फंडिंग कोई करता है, खिदमात किसी को मिलती है और बीच के लोग वहाँ भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जी। लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड है, अगर आप देखें तो UK में बल्कि पूरे यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में नई NGOs रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं और उसको डिस्करेज किया जाता है, बिजनेसेस को इनकरेज किया जाता है। अमेरिका में हर रोज़ नए नए बिजनेसेस उभरते हैं क्योंकि बिजनेसेस तरक्की का पेश खैमा होते हैं। आप देखिए कि आखिरकार जो चीज़ मुनाफे के बगैर होती है उसमें खसारा पैदा होना शुरू हो जाता है। आज का प्रोग्राम जो है डिसरप्टिव बिहेवियर्स, माबैन अपने लव्ड वंस के जो है वो ख़राबियाँ पैदा हो जाना। अब क्योंकि मैंने डॉक्टर सादिया से सवाल कर लिया तो डॉक्टर अमानुल्लाह का एक आखिरी सवाल तशना काम। ज़रूर ज़रूर डॉक्टर साहब, सिनेरियो को जिस तरह से इधर मेरी तरफ देखें सर, सिनेरियो ये है कि कोई बड़ा दोस्त हाँ बड़ी आपके गुन गाता है और बड़ा कहता है बड़ी मोहब्बत है, बड़ी चाहत है, वो आपको फ़ोन करता है और आप वजह ये है कि यू वर बिज़ी इन योर कंसल्टेशन, पेशेंट्स काफ़ी थे और आपने उसकी कॉल मिस कर दी, सुनी नहीं, आवाज़ बंद की थी, बेल बंद की थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर कोशिश की, अब क्या आपने उठा लिया, मगर आप बिज़ी इतने थे, पेशेंट इंतज़ार कर रहे थे। तो आपने कहा जनाब मैं बहुत ही करीबी दोस्त है, बेतकल्लुफ़ दोस्त है, आपके काम आता है, आप उसके काम आते हैं। तो आपने कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, अभी ये सिचुएशन है, अगर इमरजेंसी है तो मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप भूल गए और याद ही नहीं रहा, अगला दिन आ गया। अब उसको आप कॉल कर रहे हैं और वो उठा नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में जो एक मिसट्रस्ट की सूरत हाल पैदा हो गई? क्योंकि हम जो ये बात सारा आज का प्रोग्राम कर रहे थे ये ट्रस्ट के ऊपर कर रहे थे कि जिनके ऊपर ट्रस्ट होता है उन्हीं से गड़बड़, क्या करना चाहिए? मेरे इसमें ये ओपिनियन है कि मसलन इसमें शक, वैसे इस्लाम जो अगर इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए शक शिर्क है, ठीक है। तो मसलन हमें एक वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए कि हो सकता है वो बिजी हो, हो सकता है वो नमाज़ पढ़ रहा हो सकता है वो पेशेंट देख रहा हो सकता है वो मसलन किसी चीज़ में बिजी हो। तो अभी हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए कि मसलन उसने अगले ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया तो बस मैं गुस्से में आऊँ और अगले दिन उसको खूब सुनाऊँ। नाराज़गी कागजी सारी तेरी दिल दियाँ गल्ला करें उनके साथ। डॉक्टर साहब ये अच्छा आपके साथ इसमें बात यह है कि यूजुअली बीवियाँ फ़ोन करती हैं तो खामद कॉल बैक नहीं करते और जुर्म बहुत बड़ा होता है। बीवी शक का फ़ायदा खामद को दे देती है, कहती है कि बिज़ी होंगे, तो वो फिर दोबारा कॉल कर लेती है, खामद फिर बिज़ी होता है, फिर वो तीसरी दफ़ा कॉल करती हैं, खामद फिर बिज़ी होता है और फिर वो चौथी दफ़ा कॉल करती हैं। तो खामद इससे ये सीखता है कि अगर मैं कॉल बैक नहीं भी करूँगा तो ये कॉल बैक करती रहेंगी। एक दफ़ा बीवी को कॉल करनी चाहिए और फिर कॉल बैक आए तो आए, नहीं आए तो फिर उस पर बात होनी चाहिए। इतवार की दोपहर को जब रावी चैन लिखता है तो बैठ के कि ये बात करनी है कि आप वही हज़रत हैं। लेकिन कई दफ़ा ख़वातीन जो हैं वो अपनी जब खामद से पूछती हैं कि आप देर से क्यों आए हैं, तो वो कहती हैं कि तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली कि मैं देर से क्यों आया हूँ। उनके पास जवाब भी नहीं होता। तो ये वो खातून कहती है अच्छा ऐसे देख, हालांकि उसको बताना चाहिए कि मैं वही हूँ जिसको 250 बंदा लेके आप यहाँ नहीं आए थे, याद नहीं? अब बताते हैं उसे, कुछ थोड़ा बहुत इशारे देते हैं कि वो ये हुआ था, वो हुआ था, फलां वाक़या हुआ था, मैं वही हूँ। हाँ, तो उसमें बात यह है कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। अगर
हम कॉल बैक का वेट करने की बजाय फटाफट खुद ही करने लग जाएंगे। तो दोस्त अहबाब में भी आप उस प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं कि अगर आप के किसी दोस्त ने, जैसे फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर है तो उसको कॉल आती है उसके अस्पताल से और वो कॉल बैक नहीं करता, किसी वजह से उठा भी नहीं सका, फिर कॉल बैक भी नहीं करता और बाद में रब्ता होता है तो कहता है वो आपकी कॉल आई थी, क्या बात थी, मुझे बताएं क्या हुक्म है बेला। कहते पेशेंट तो जा चुके हैं दुनिया से। बाज़ औक़ात स्टिचिंग टाइम नहीं होता तो फिर आपको बड़े टांके लगाने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात जितने चाहे टांके लगाएं तो जो ब्रीच होता है वो तो हो चुका है, उसको आप रफू नहीं कर सकते। तो दोस्त अहबाब में घर के लोगों के साथ सबसे पहली बात यह है कि जो आपके करीब के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, उनको अहमियत देना, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेना, ये ना सोचना कि ये कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। तो जब आप इन वैल्यूज़ के साथ ज़िंदगी में चल रहे होते हैं तो ये नौबत ही नहीं आती कि कोई हाथापाई होगी या डिसरप्टिव बिहेवियर होगा। जब थोड़े को ज़्यादा समझेंगे, स्मॉल पिक्चर को बिग पिक्चर का तसव्वुर देंगे, तो फिर जब छोटे दाग को आप बड़ा दाग समझेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को डिट्रैक होने से बचा सकते हैं। सो ये जो हम सोचते रहते हैं ना कि ये तो हमारे घर का फ़र्द है, इसको 7 खून माफ़ हैं, तो कानून ऐसा नहीं कहता, ना इखलाक ऐसा कहता है, ना शरा ये कहती है। तो जब भी हम कुछ भी इंटरेक्शन में होते हैं तो हमें कुछ पैमाने हैं जो मदद दे सकते हैं कि शरा क्या कहती है, कानून क्या कहता है, इखलाक क्या कहता है और रवायात क्या कहती हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या लायहा अमल इख्तियार करना चाहिए और बात को बिगड़ने से पहले संवार लेना चाहिए। सो जो डिसरप्टिव बिहेवियर होता है वो बाहर के लोगों की तरफ से भी हो तो हमें बहुत बुरा लगता है, तो घर के लोगों की तरफ से हो तब भी बुरा ही लगना चाहिए। महज इस वजह से कोई हमारा बेटा है या भाई है या खामद है या बीवी है वो हमसे बदसलूकी करे तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकती। हम ज़रूर कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके लिए जो इल्म चाहिए, बात करने के लिए जो इल्म चाहिए, उसको कहते हैं असर्टिवनेस। उसकी और प्रैक्टिकल शक्ल है जिसे क्रूशल कन्वर्सेशन कहते हैं कि मुश्किल बंदे से मुश्किल मौके पर जो मुश्किल बातें हैं वो कैसे करें। अच्छा, फिर क्रूशल कन्फ्रंटेशन सीख सकते हैं आप कि जब कोई आपसे वादा करके तोड़ता है तो कैसे बात करते हैं, जब आपकी एक्सपेक्टेशन जो है कोई पूरी नहीं करता तो कैसे बात करते हैं। फिर इसके ऊपर भी एक है कि आप निगोशिएट करते हैं, आप साइकोडायनेमिक्स देखते हैं उसके कि मज़ाकरात करते हैं आप। मज़ाकरात एक दो तरफ़ा चीज़ है जिसमें आप बात सुनते हैं फिर आप बात करते हैं, फिर आप जवाब सुनते हैं फिर आप बात करते हैं। और अगर कोई आपकी बात ना सुने और अपनी बात सुनाना चाहता है तो फिर आप खामोशी से बात सुनते हैं, उसके खामोश होने का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि जो लोग डिसरप्टिव बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर्स करते हैं, अगर आप उनकी बात सुन लें तो वो तोड़ फोड़ नहीं करेंगे और आप उनकी बात बड़ी तवज्जो से और रिस्पेक्ट से सुनते हैं। अगर वो 10 मिनट की एक बातों की बौछार करते हैं तो आपकी तो कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, आपका तो कोई पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, तो आप उनकी बात सुनते हैं। जब वो बोलते बोलते थक हार कर खामोश होते हैं तो फिर आप बात शुरू करते हैं। अगर वो फिर झपट पड़ते हैं और फिर बातें करते हैं बहुत सारी, तो आप फिर सुन लेते हैं, क्योंकि बात सुनने में कोई बिल नहीं आता। और फिर जब वो थक हार के निढाल होके खामोश होते हैं तो आप जान की अमान पा के, आप पूछ के, आप तसल्ली करके तो अपना नुक्ता नज़र मुख्तसर बयान करते हैं। लेकिन याद रखें कि कभी भी किसी एक मसले को फिलफौर हल नहीं किया जा सकता एक ही गो में। आपको उसको वक्फे वक्फे से हल करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आप कोशिश जारी रखेंगे, अगरचे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस इन सच केसेस। मैं एक दफ़ा फिर से तमाम शुरका का शुक्रगुज़ार हूँ। एवरीबडी आउट देयर हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।